उम्मीद है। ओके, अब आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी, चूंकि ये वीडियो जो है वो हमारे ऐप पर तो लाइव है ही, वहां चल ही रहा है, इसके साथ साथ हम YouTube पर भी इस क्लास को लाइव कर रहे हैं। तो जो भी YouTube पर जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे एक छोटी सी अपील है, उनसे एक छोटा सा सपोर्ट की उम्मीद है कि इस वीडियो के PDF नोट्स जो अभी आप देख रहे हो करंट अफेयर्स, इसके PDF नोट्स हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे जो रुद्र IAS की का ऐप है, आप ध्यान से ये देख लीजिए, ये उसमें ये लोगो लगा हुआ है रुद्राज क्लासेस के नाम से। ये प्यारा, ये खूबसूरत सा लोगो आप देखना जरूर, रुद्राज क्लासेस, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप जाकर के इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, रुद्राज क्लासेस। यहां पर आपको हमारे द्वारा चलाए जाने वाले तमाम सारे जो फ्री प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी फ्री में क्लासेस चलाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ कुछ पेड क्लासेस भी होती है, लेकिन पेड का मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट वाली पेड क्लासेस नहीं होती है कि घर बार या खेत बाड़ी बेचनी पड़े। पेड का मतलब भी होता है वही 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, इससे ज्यादा कोई कोर्स नहीं। हाँ, एक यूपीएससी के लिए जो फाउंडेशन कोर्स हम नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 ईयर का, उसका जरूर उसकी कॉस्ट हमने 10,000 रखी हुई है। और आफ्टर द एंड ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम, यानी प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद हम मेंस एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो उसकी जो फीस होगी वो 4,999 रुपीज, यानी राउंड फिगर में बोले तो 5,000 रुपये उसकी फीस रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे ऐप पर कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जिसकी फीस 500 रुपए से ज्यादा की हो। चलिए, ये तो कोर्स की बात जाने दीजिए। इसके अलावा जैसे हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स तैयार करते हैं, तमाम ऐसे और भी टॉपिक्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे एमपीपीएससी के नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे, जो एमपीपीएससी के सारे नोट्स यूनिट वाइज वहां पर मिलेंगे आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो सारे के सारे नोट्स को। ओके, स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा उसमें ऐप में, और वहां से जाकर के आप ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हम जो क्वेश्चन पेपर, जैसे अब ये करंट अफेयर्स की क्लास अगर आज हमारी फिनिश हो जाती है, जो हमारी कोशिश होगी कि फिनिश हो जाए, तो इसके बाद हम आगे सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व कराएंगे। मतलब सिर्फ हम इस पर काम करेंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम तक, कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा लगभग 20 वर्षों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का अनुभव है, और कुछ साल मैंने पढ़ने में बिताए हैं सिविल सर्विस की तैयारी में, तो एक लंबा समय इस कैरियर में मैंने दिया है। तो मुझे अच्छा खासा अनुभव है कि कोई पेपर सेटर अगर पेपर बनाता है तो वो किस तरह के क्वेश्चन रखता है ना। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो मैं बताऊंगा वही प्रश्न आएंगे, लेकिन एक जो अनुमान लगाया जा सकता है, एक ऐसा कह सकते हो कि एस्टिमेट किया जा सकता है कि अगर कोई सॉरी अगर कोई व्यक्ति, ढंग का व्यक्ति पेपर सेट करता है सॉरी, तो वो पेपर में क्या रखेगा। अब उसमें जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में, तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लगभग 60 क्वेश्चन जो होते हैं, 60 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, ये मैं पढ़ाऊं और मैं बताऊं तो ये मेरी भी मूर्खता होगी, और इसके लिए आप मेरा वीडियो देखो तो ये अब आप समझ सकते हो कि आगे क्या है ना। तो ये जो चीजें आप जानते हो पहले से ही, उन मतलब कोई 1 घंटा वीडियो पढ़ाए, यानी 1 घंटा कोई कोई क्लास ले, और उस क्लास में वही आपको सिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया, है ना। मध्य प्रदेश का जो मंत्रालय है, यानी सेक्रेटरीट जिसको कहते हैं, उसका नाम वल्लभ भवन है। तो ये सारी बातें अगर आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू जानने की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो किसी भी सामान्य सी पुस्तक में
उपलब्ध हैं, और कोई सामान्य सा अभ्यर्थी है, एक बहुत ही एवरेज एस्पिरेंट है, वो भी ये सब बातें जानता है। और सिलेक्शन होने और ना होने में ऐसे प्रश्नों का और उनके उत्तर जानने का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ये भी नहीं जानते हो तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि आप फाइट में हो। तो हम उन पर डिस्कस नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां जो हो सकता है कि आप मिस कर रहे हो सकता है आप उसको किसी भी कारणवश इग्नोर कर रहे हो, तो हम उन टॉपिक्स पर आगे की क्लासेज में डिस्कस करेंगे, बट थ्रू एमसीक्यूज, यानी जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उनके जरिए उन पर चर्चा की जाएगी। तो वो क्लासेस भी आप हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे ऐप पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, बहुत ही कम पैसे में, यानी मात्र 50 रुपए में एक जो प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। आप चाहें तो मात्र 50,000 नहीं, 50,000 तो बहुत बड़ी चीज होती है। मात्र 50 रुपए खर्च करके, मतलब इतना पैसा जिसमें शायद आप चाय पीने जाते हो, चाय समोसा खत्म हो जाता है, इतने पैसे में आप एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें जो टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को करके आप अपना आकलन कर सकते हैं। उसमें अगर आप 70-80% सही कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दौड़ में हैं। तो ये जानने के लिए कि आप रेस में हैं या नहीं हैं, कि रेस से बाहर हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और आपके जो जानने पहचानने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी आप डाउनलोड करवाइए, क्योंकि जब वो भी डाउनलोड करके और वो टेस्ट देंगे, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि आपकी पोजीशन, आपकी स्थिति कहाँ है। जैसे ही आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे, और एक मजेदार बात ये भी है कि जो क्वेश्चन पेपर है, यानी जो टेस्ट सीरीज है, वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो जब भी आप परचेज करें तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये ध्यान देकर परचेज करें कि इंग्लिश का टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं आप या हिंदी का टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही आप कोई एक पेपर देंगे, उसके तुरंत बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर्स मैंने खुद तैयार किए हैं, तो ये कहीं से इंपोर्टेड आयातित नहीं है। ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स की जो वर्किंग प्रोसीजर है वो मैंने देखी है कि वो क्या करते हैं, वो तमाम ऐसी जो एजेंसीज हैं जिनके जरिए आउटसोर्स कर लिया जाता है पेपर्स को, तो पता चलता है कि समान प्रकार के, यानी एक ही जैसे क्वेश्चंस हर आपको ऐप पर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये पेपर्स मैंने खुद बनाए हैं, और उससे भी, पेपर के क्वेश्चन से भी ज्यादा जो आपको हेल्प मिलेगी, जो आपको मदद मिलेगी, वो मदद मिलेगी उनके एक्सप्लेनेशन में। तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। तो फिर देर मत कीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक ये ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो क्लास खत्म होने के बाद इस ऐप को डाउनलोड करें। एक बार फिर से देख ले, ऐप डाउनलोड करते समय ये लोगो ध्यान रखना जिस पर लिखा हुआ है रुद्राज क्लासेस, नॉट रुद्राज आईएएस, रुद्राज क्लासेस का ऐप आपको डाउनलोड करना। अब आगे चलते हैं। वर्ष 2025 के लिए नोबेल पुरस्कार, ओके, तो वर्ष 2025 के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप जानते हो कि नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन की एकेडमी है, उसके द्वारा, स्वीडिश एकेडमी द्वारा नोबेल प्राइज हर साल दिए जाते हैं। एक बात हो गई। अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट वही जिसको हम गन पाउडर भी कहते हैं, जो दुनिया में तबाही मचाने के लिए जिम्मेदार, या जिसको यू कैन से बारूद, ओके, जिसको बड़े बड़े बमवर्षक विमानों से गिराया जाता है किसी देश के ऊपर, देश, शहर का शहर, गांव का गांव तबाह कर दिया जाता है, ओके, वही बारूद के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल जब जिंदा थे, तभी किसी ने अफवाह फैला दी कि
जो अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई। अभी ऐसी अफवाहें बहुत चल रही हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने 3-4 दिन पहले मैंने ऐसी एक अफवाह सुनी थी कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। हालांकि सचमुच में मारे गए या नहीं मारे गए अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू कहीं भी सामने नहीं आ रहे, बट ये सुरक्षा कारणों से भी हो सकता है। बाद में पता चला ये अफवाह ही है बेंजामिन नेतन्याहू का। अभी उनकी जो उनका सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर है, वहां भी कोई कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो इससे इस अफवाह को बल मिलता है, बट ऐसा मैं नहीं मानता कि वो दुनिया में नहीं है। तो ऐसे ही अफवाह उड़ा दी गई कि अल्फ्रेड नोबेल नहीं रहे। तो अगले दिन जब न्यूज़पेपर खोला अल्फ्रेड नोबेल ने, क्योंकि वो तो जिंदा थे, बिकॉज ये सिर्फ एक र्यूमर था, तो उस न्यूज़पेपर में फ्रंट पर ये खबर थी, सबसे फ्रंट पेज की ये न्यूज बनी कि मौत का सौदागर मौत की आगोश में सो गया। तो उन्हें अपने लिए ये टाइटल, मौत का सौदागर की टाइटल, मौत का सौदागर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने बारूद बनाया, जिसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है वो बारूद विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। तो उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद दुनिया मुझे इस रूप में याद करे। अब उन्होंने आजीवन जितनी कमाई अपने इस आविष्कार पर, भाई जब कोई आविष्कार करता है तो उसको आविष्कार को वो फिर पेटेंट करवाता है, तो उससे उसकी कमाई होती है, उसकी उसकी अर्निंग होती है। तो उससे जितनी भी अर्निंग हुई थी, उस अर्निंग का उपयोग उन्होंने एक एकेडमी, स्वीडिश एकेडमी बनाने में किया। और वो जो स्वीडिश एकेडमी है वो हर साल ऐसी वैज्ञानिक खोजों को, ऐसी वैज्ञानिक खोजों को, है ना, मैं इसको और समझाना चाहूंगा, ऐसी वैज्ञानिक खोजों को पुरस्कृत करती है, यानी उन उन वैज्ञानिकों को पुरस्कृत करती है जिन्होंने ऐसी खोज की है। कैसी खोज की है? कोई भी ऐसी खोज जो ह्यूमन, मानव जाति के कल्याण यानी ह्यूमन वेलफेयर में हो, जिसमें मानव जाति का बहुत बड़ा कल्याण छिपा हुआ हो, ऐसी खोजों को या ऐसे खोजकर्ताओं को इस स्वीडिश एकेडमी द्वारा हर साल पुरस्कृत किया जाता है ना। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 खोज की। एक उनकी जो सबसे बड़ी खोज है, आइंस्टीन साइंटिस्ट आप जानते हैं, वो भी यहूदी थे, ओके, बाद में अमेरिका चले गए और वहां की नागरिकता ले ली आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने जो सबसे बड़ी खोज की उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक। और इसके बाद उन्होंने जो दूसरी खोज की वो खोज थी थर्मोआयनिक इफेक्ट, यानी जिसको हम फोटो वोल्टेक सेल भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि जब किसी मेटल की प्लेट पर, जब किसी मेटल की यानी धातु की किसी सीट पर जब धूप यानी रोशनी यानी प्रकाश कुछ समय के लिए डाला जाता है, तो उस मेटल प्लेट में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूज हो जाते हैं, यानी उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। अब अगर वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सीट में उत्पन्न हुए हैं, जो अपना ऑर्बिट छोड़ करके और बाहर आ गए हैं, ऑर्बिट से बाहर आ गए हैं, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को चैनलाइज किया जाए यानी उन्हें रास्ता दिया जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस रास्ते से आगे बढ़ने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉनों का किसी कंडक्टर में आगे बढ़ना ही करंट का फ्लो कहा जाता है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि अगर आपके पास एक मेटल की प्लेट हो और धूप हो, रोशनी हो, तो इन 2 चीजों की सहायता से भी आप बिजली पैदा कर सकते हो। ये बहुत बड़ी खोज थी। बाद में क्या हुआ? बाद में जब सेमीकंडक्टर्स आए, यानी जिसे हम सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, जब इन सेमीकंडक्टर्स की दुनिया आई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया इजाद हुई, तो फिर क्या हुआ? उन पर देखा गया कि ये इंपैक्ट और इफेक्टिव है। यानी अगर हम किसी सेमीकंडक्टर प्लेट पर जो सूर्य का प्रकाश डालते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है वो थ्रो करते हैं
तो उनमें बड़ी तेजी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और फिर वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उन्हें चैनलाइज कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमें दिखाई देते हैं, यानी उनसे बिजली पैदा की जा सकती है। और इसी सिद्धांत को आधार बना करके तैयार किया गया क्या, सोलर पैनल्स। अब सोलर पैनल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में, ऊर्जा की जो सुरक्षा है। सोलर पैनल्स से जो बनाई गई ऊर्जा है, सोलर पैनल से जो तैयार की गई बिजली है, वो 100% इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी है, 100% इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो देखिए फिर वही बात बोलूंगा कि एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दोनों ही चीजों पर काम किया आइंस्टीन ने, लेकिन आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर नहीं दिया गया, जबकि ये फिजिक्स के सबसे कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज में से एक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, सबसे जटिल सिद्धांतों में से एक है, लेकिन चूंकि मानव जाति से वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर वो नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वीडिश एकेडमी ने उनको इस फील्ड में काम करने पर नोबेल प्राइज नहीं दिया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, तो अब आप समझ चुके होंगे कि स्वीडिश एकेडमी, जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, वो किस तरह से नोबेल पुरस्कार देती है। ठीक, किस तरह से नोबेल पुरस्कार देती है। तो हर साल नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कई बार ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इससे सीधे सीधे ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज जुड़े होते हैं जो आगे चल के पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए इन्हें जानना, किसी ना किसी तरह से इन्हें जानना हमारे लिए जरूरी होता है, और परीक्षा यानी प्रश्न पत्र में भी, पेपर्स में भी ये किसी ना किसी रूप में दिखाई देते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले आता है। शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता, जैसे हमारे यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, वैसे वेनेजुएला में लीडर ऑफ अपोजिशन थी मारिया कोरिना मचाडो। ओके, मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। हालांकि इस वाले मारिया कोरिना मचाडो को जो नोबेल पीस प्राइज मिला उसके लिए सबसे बड़े दावेदार थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, बट उन्हें नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा, अब देखो मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया तो अब मैं पूरी दुनिया में अशांति मचाऊंगा। अब लोग पूछते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करने का क्या उपाय है। उन्होंने कई तरह से पूरी दुनिया की पूरी इकोनॉमी को, पूरी दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी जो जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट होता है उसको डिस्टर्ब करके रख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि इसको डोनाल्ड ट्रंप नामक जो व्यक्ति है उसको कंट्रोल करने का सबसे सरल उपाय क्या है। तो मेरे ख्याल से सबसे सरल उपाय है कि अभी भी देर नहीं हुई है भाई, देना हो चाहे जब दे देना, जब चाहे तब दे देना, 26 में दे देना, मतलब नवंबर दिसंबर 26 में दे देना, बट अभी से डोनाल्ड ट्रंप के नाम नए साल यानी 2026 का नोबेल पीस प्राइज की घोषणा स्वीडिश एकेडमी द्वारा कर दी जाएगी। अगर ये काम कर दिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप शांति से बैठ जाएगा, ये सब मेरा पूरा विश्वास है। ओके, तो चलिए, खैर ये मारिया कोरिना मचाडो, ये जोक नहीं था, ये सचमुच में बहुत सीरियस बात कह रहा हूं। इस पर पूरी दुनिया, विश्व बिरादरी, विश्व के बड़े लोगों और खासकर स्वीडिश रॉयल स्वीडिश एकेडमी को इस पर विचार करना चाहिए। ऊपर से जो जा चुके हैं अल्फ्रेड नोबेल जी, अगर वो वहां से भी कोई इंट्यूशन भेजे, वहां से भी कोई जो क्या कहते हैं उसको, जो भी दूर से मैसेज भेजा जाता है, अगर ऐसा कुछ भेजें और लोगों को तैयार करें कि नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को ही मिलना चाहिए, तो मुझे 90% उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति से बैठ जाएंगे। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला और मिला किसे, मारिया कोरिना मचाडो को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ही जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था निकोलस मादुरो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अरेस्ट करवा लिया। मतलब आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कितने धतकर्म किए हैं कि किसी, भाई कोई भी देश का प्रधानमंत्री, कोई भी देश का राष्ट्रपति वहां की जनता के लिए कैसा भी हो, ये वहां की जनता का प्रिविलेज है, ये वहां की जनता का राइट है
कि अगर वो अपने राष्ट्राध्यक्ष से, अपने शासनाध्यक्ष से परेशान हो चुकी है, तो चाहे सिविल वार करके और चाहे डेमोक्रेटिक तरीके से, यानी चाहे बुलेट से और चाहे बैलेट से उसे आउट कर सकती है। बट किसी भी दूसरे देश को यह बिल्कुल भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी देश में शांति बहाली, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के नाम पर, किसी देश में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के नाम पर उसके इंटरनल मामलों में इंटरफियर करे। नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, फिर तो पूरी दुनिया का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो वर्ल्ड ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भाई दुनिया जो है कुछ सिद्धांतों पर, कुछ नियमों पर काम करती है, फिर तो पूरी दुनिया में सिर्फ जंगल राज होगा, फिर तो यही होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ध्यान रखना, किसी भी इंसान के हाथ में लाठी लंबे समय तक नहीं रहती है। तो हम ये कहते हैं आज अमेरिका है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, और ये दुनिया ऐसे ही अपने, चाहे आप समझ लो मिडिवल पीरियड में, मध्यकाल में, और चाहे वो दौर समझ लो हमारे भारत के संदर्भ में, आप वो दौर देख लो 6th सेंचुरी बीसी का दौर, जब हमारा देश कई छोटे छोटे जनों में और 16 महाजनों में बटा हुआ था और ये आपस में लड़ते मरते ही रहते थे। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध आए थे और जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था। तो शांति से बड़ा, पीस से बड़ा कोई वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू हो नहीं सकता है। क्योंकि इंसान किस लिए धरती पर आया? इंसान आया धरती पर परम आनंद को प्राप्त करने के लिए। इंसान आया है धरती पर कुछ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करने को, दुनिया को आगे ले जाने के लिए हम पैदा हुए हैं, ना कि दुनिया को बर्बाद, दुनिया को नरक बना देने के लिए हम पैदा नहीं हुए। लेकिन अगर ये पॉलिसी चेंज नहीं की गई तो ये दुनिया ऐसे ही नरक बन जाएगी। आज डोनाल्ड ट्रंप है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, और हम ऐसे ही आपस में जूझते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को, वो उन संसाधनों को, ध्यान रखना आज अमेरिका जो है वो बम बरसा रहा है। कहां बम बरसा रहा है? जो ऑयल रिजर्व है ईरान के, इजराइल बम बरसा रहा है, ईरान खुद बम बरसा रहा है। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यह है कि हमारे ऑयल रिजर्व, वो ईरान का ऑयल रिजर्व नहीं है, अमेरिका का ऑयल रिजर्व नहीं है, वो मानव जाति का ऑयल रिजर्व है। उसके डेवलपमेंट में वो ऑयल यूज होता है, उनमें कुओं में, तेल के कुओं में आग लग चुकी है, अब वो नहीं खत्म होगी, तेल खत्म हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि अगर तेल खत्म हो गया तो तेल महंगा हो जाएगा। दूसरी चीज, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं, मैं उन सब पर डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं वहां नहीं जाना चाहता। जिस दिन ऑयल जो $200 पर बैरल हो गया, समझ लीजिए पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। कई देशों में, खासकर जो अफ्रीका के देश हैं जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, वहां भुखमरी बढ़ेगी। बेटा समस्याएं पूरी दुनिया में पैदा हो जाएंगी, और ये समस्याएं कोरोना की तरह नहीं है, ये वायरस नहीं है जो नेचुरल या कहीं से कोई नेचुरल डिसास्टर नहीं है। ये समस्याएं खुद हमने पैदा की हैं। ये हमारी हवस, ये हमारी जो डोमिनेंस, हमारी जो गलत पॉलिसीज का नतीजा है। तो पता नहीं दुनिया में कब ये समझ आएगी कि हमें विश्व बंधुत्व के लिए काम करना चाहिए, हमें आपस में लड़ाई मार धाड़ बंद करके मानव जाति के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो खैर, ये निकोलस मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप ने उठवा लिया बड़े ही अपमानजनक तरीके से। न केवल निकोलस मादुरो को, बल्कि उनकी पत्नी को भी। आप सोचो, किसी के सामने उसकी बीवी को भी घसीट के कोई ले जा रहा है, वो जो किसी को ले जाया जा रहा है वो किसी देश का प्रथम नागरिक है। तो मुझे लगता है भगवान भी माफ नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए। तो निकोलस मादुरो का नाम आप याद रखना, ये 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने एक विशेष अभियान चला करके उन्हें अरेस्ट कर लिया, और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेंस को भी हिरासत में ले लिया गया, और उन्हें एक जगह की, वो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। ठीक, इस आरोप में उन पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें अमेरिका ले जाया गया। चलिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है मैरी ई ब्रूनकोव और फ्रेड रैप्सडेल और सिमोन साकागुची, जापान के हैं, इन्हें दिया गया। इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल्स, जिन्हें ट्रैक्स भी कहा जाता है, की पहचान की। ये टी सेल्स क्या होती हैं? टी सेल्स होती हैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी को
कंट्रोल करती हैं। ओके, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे कंट्रोल करती हैं, इम्यून टॉलरेंस बढ़ाती हैं। ओके, तो हमारा इम्यून टॉलरेंस बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता में वृद्धि करती हैं। इसलिए इन 3 वैज्ञानिकों को ये चिकित्सा का यानी मेडिकल का नोबेल प्राइज दिया गया। इसके बाद होता है क्या, इसके बाद है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो ये भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। जॉन क्लार्क है, मिशेल एच डेवोरेट है, जॉन एच मार्टिनिस है। इन्हें दिया गया मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के लिए। ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग क्या होती है, बड़ी मजेदार चीज है क्वांटम फिजिक्स के लिए ये, बट फिलहाल मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इस पर जाऊंगा तो पूरी क्लास 1 घंटा मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग में ही चला जाएगा। इस पर मैंने सेपरेट से वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप रुद्राज आईएएस के चैनल, यूट्यूब चैनल पर जाकर के वहां से ये वीडियो खोज सकते हैं। ओके, इसके बाद केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार मिला वो सुसुम कितागावा जापान से है, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं और उमर एम यागी ये अमेरिका से हैं। इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का काम क्या होता है, इसका काम होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बेहतरीन एब्जॉर्बर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेता है। आप सोचो कितनी अच्छी चीज है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है। तो हमें जो समस्याएं पैदा हो रही हैं पॉल्यूशन की, दिल्ली की सड़कों पर जो पॉल्यूशन की समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो बहुत बड़ा उनमें कंट्रीब्यूशन CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसके अलावा ये जहरीली गैसों को भी अलग कर सकती है, पानी को शुद्ध करने के काम आती है, और जो कार्बनिक एटम्स होते हैं उनको स्टोर करने का एक बेहतरीन समाधान है ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, MOF कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसकी खोज की इन्होंने 3 वैज्ञानिकों ने। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जिन्हें दिया गया उनका नाम पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज है। तो भाई मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूं। अब बोर्ड पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप खुद ही पढ़ लीजिए। लाश जलो, क्या जलो, जलाते वैसे भी लाश को ये है ना। लाश हमारे यहाँ डेड बॉडी को कहा जाता है, तो डेड बॉडी को हिंदुओं में दफनाया नहीं जाता है, जलाया जाता है। तो लाश जलो, क्रास, क्या, लाश जलो क्रास जनाहो। ओके, लाश जलो क्रास जनाहो रकाई। अब ऐसे याद कर लेना, लाश जलो क्रास जनाहो रकाई। ओके, ऐसा भी बोल सकते हो क्रास जना होरकाई, क्रास जना होरकाई, क्रास जना होरकाई, लाजलू क्रास जना होरकाई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हंगेरियन राइटर हैं, हंगरी के लेखक हैं। और ध्यान रखना है इस संदर्भ में कि हमारे भारत में पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ओके, और उनकी कृति गीतांजलि के लिए।